अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जो बेसिकली डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे से हम जो भी लेक्चर्स में पढ़ेंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम करेंगे और देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं और किसी एक जगह पे इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट किस तरह करना है इनको, WPF में किस तरह ये लिखी जा सकती हैं, C# में किस तरह ये इस्तेमाल होती हैं और ये नॉलेज भी हम गेन करेंगे कि MCQs कैसे आ सकते हैं डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बेसिकली टॉपिक यही है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियोस में हमने या पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करवा देते थे, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा देते थे या उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर देते थे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे इम्प्लीमेंट होगा, इस ऑब्जेक्ट को हमने चेंजिंग अगर करनी है तो इस तरह से होगी। तो वो थोड़ा थोड़ा मेटा डेटा जो था उसकी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ पे ही था। अब देख लें WPF में जब भी हम कोई बटन बनाते हैं तो उस पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। उस बटन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, उसकी विड्थ हो सकती है, उसका कंटेंट हो सकता है। देखें ये जो हाइट, विड्थ और उसका जो कंटेंट है बेसिकली ये हमारी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ हैं। डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे इनिशियलाइज़ होती है कि एक चीज़ हम बना रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ती है और उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ के ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड किया जा सके। ठीक है, तो ये जो हमारा बटन है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहली बात है कि बटन तब तक नहीं बनेगा जब तक हम उसका कोई कंटेंट नहीं देंगे। ठीक है, जब हम उसकी हाइट और विड्थ को नहीं सेट करेंगे, ये हमारी विड्थ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक बटन बनाना है, इसकी कोई ना कोई विड्थ है, वो 30% हो सकती है, 40 पिक्सल हो सकती है, इसकी कोई ना कोई हाइट है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं दिया हुआ, ये बिल्ट इन उसका है। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहें, जैसे हम ब्लू दे सकते हैं, हम ब्लैक दे सकते हैं, हम रेड दे सकते हैं, तो वो भी इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे हम और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। .NET में डिपेंडेंसीज़ प्रॉपर्टीज़ बहुत जगह पे यूज़ होती हैं। ठीक है, .NET हमारा प्लेटफार्म है जिसमें हम C# लिखते हैं और .NET के ज़रिए हम C# की मदद से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जनरेट करवा सकते हैं। ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाली जो विंडो है, ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी यूज़र इससे इंटरेक्ट कर रहा है। यूज़र यहाँ पे ये रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है, नीचे जो बटन है तो यूज़र इनसे भी इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस इंटरफेस को हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो होती हैं वो पेरेंट्स पे भी हम लगा सकते हैं, चाइल्ड पे भी हम लगा सकते हैं। हम इनहेरिटेंस के मेथड को देखें तो C# वाला जो हमारा इनहेरिटेंस था उसमें क्या करते थे कि हम पेरेंट वाली क्लास में कुछ चीज़ें डिक्लेयर करवा देते थे, कुछ मेथड डिक्लेयर करवा देते थे, बाद में हम उसी मेथड को चाइल्ड में रेफ़र कर देते थे। ठीक है, तो ये वाला भी एक तरह से हमारा डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ हो गया कि जो चीज़ें हमने पेरेंट्स में अप्लाई की हैं वो चीज़ें हम चाइल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक बॉडी बनाई है हमने जिसका कलर हमने रेड कर दिया है, ये हमारी पेरेंट वाली बॉडी होगी। अब इसमें चाइल्ड एलिमेंट्स क्या हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, ये भी रेड है जैसे पेरेंट का था, ये भी हमारा रेड है जैसे पेरेंट का था। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड है। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट कलर हमने चेंज कर दिया। यानी हम पेरेंट्स पे और प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं, चाइल्ड पे और प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मल्टीपल प्रोवाइडर्स। ठीक है, कि हम हर चीज़ के अपने प्रोवाइडर्स होते हैं। आप देखें पेरेंट्स के प्रोवाइडर कोई और होंगे, पेरेंट्स का क्या करेगा, वो कहेगा कि इसकी बॉडी का कलर ऐसा कर दो, इसमें फ़ॉन्ट मतलब इटैलिक लगा दो या टाइम्स न्यू रोमन लगा दो। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, वो सारे के सारे पेरेंट्स। अब देखें पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो चाइल्ड में भी आएगी। ठीक है, अब चाइल्ड की हमने बाद में चेंज करनी होगी कि चाइल्ड में पेरेंट्स वाली ये प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, यानी यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस यूज़ नहीं करनी। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, वो डिपेंड्स ऑन मल्टीपल प्रोवाइडर्स। वो मल्टीपल प्रोवाइडर्स पे भी, यानी पेरेंट की हम और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं,
चाइल्ड की ओर देना चाहें तो दे सकते हैं। डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी चीज़ को एनिमेट करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेट हम किस तरह कर सकेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, हम इसको एनिमेशन देते हैं कि जब हम इस पे हॉवर करें तो ये इस पे फोकस बन जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसका आप कह लें हाइट चेंज हो जाए, विड्थ चेंज हो जाए, हमें बबल की सूरत में ये ऊपर आता दिखाई दे या ये छोटा बटन हो जाए, तो इस तरह की जो एनिमेट करते हैं चीज़ों को, ये हमारी एनिमेशन हो गई। ठीक है। तो हम डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एन एनिमेशन कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स वैल्यू, ये बेसिकली एक एमसीक्यूज़ आया था। ठीक है, अभी जो हमने सेकंड वाले क्विज़ किए हैं तो उसमें ये एमसीक्यूज़ था कि एनिमेशन हमारे पास क्या करती है। एनिमेशन हमारे पास वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहे। ठीक है, अब ये एनिमेट कब करेगा, तब एनिमेट करेगा ना जब इसकी वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, कि हमने जब इस पे हावर इफ़ेक्ट किया तो इसकी एनिमेट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज हो गई, इसका बैकग्राउंड कोई और होता गया, इसका हाइट विड्थ कोई और सेट होती गई। जिस तरह हम HTML में CSS अप्लाई करते हैं तो CSS वाली जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं वो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, कि एक बटन पे हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई और उस बटन को हमने क्या किया, एनिमेट करवाया। अब डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टी C# की तरह रिच फंक्शनैलिटी यूज़ करती हैं। रिच फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि एक ही प्रॉपर्टीज़ को हम हर जगह डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हम चाहें, बस उसका हमने क्या करना होगा, रेफरेंस देना होगा। तो रेफरेंस हम किस तरह दे सकते हैं, इसका रेफरेंस हम कीज़ की मदद से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे x:की हमने लिखा था तो जहाँ पे भी हमें वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती थी तो हम वहाँ पे क्या कर देते थे, की उसकी लिख देते थे और वो हमारे प्रॉपर्टीज़ जो थी वो यूज़ हो जाती थी वहीं पे। यहाँ पे एक आया है कि चेंज नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ ये डॉट नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 तरह की हैं। चेंज नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस और सपोर्ट मल्टीपल प्रोवाइडर्स की फ़ीचर्स। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ के की फ़ीचर्स हैं। तो ये चेंज नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ कब होगी, चेंज नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ तब होगी जब हम इस बटन पे कोई ना कोई एनिमेशन करवाना चाहेंगे। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चेंज हो गई। इस वाली चेंज नोटिफिकेशन को यानी चेंज प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टी वैल्यू इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है कि किस तरह इनहेरिटेंस होगी, यानी अगर किसी एक पेरेंट में, अब यहाँ पे इसका अगर नीचे कोड दिया हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि देखें इसका पेरेंट हमारे पास क्या आ गया, ये बेसिकली पूरा एक बटन ही है। ठीक है, अब बटन को हमने क्या किया कि उसकी जो विड्थ दे दी हमने इतनी दे दी, मार्जिन हमने दे दिया इतना दे दिया। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो उसकी बटन की स्टाइलिंग है। अब देखें हम एक ही बटन पे मुख्तलिफ तरह के टैग्स लगा रहे हैं, तो ये जो बटन वाला हमारे पास पहला टैग हो गया, ये हमारा पेरेंट टैग हो गया। यहाँ पे जितनी भी हाइट विड्थ सेट हुई पड़ी है वही नीचे वाले चाइल्ड टैग्स में हाइट विड्थ उसकी होगी। ठीक है, बाद में ये हम इज़ माउस ओवर, ये हम पेरेंट्स वाली प्रॉपर्टी, ये आप चेंज नोटिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली वो बटन को हावर ही करा रहे हैं इनहेरिटेंस वाले मेथड को यूज़ करके। इस कोड पे भी हम आते हैं, इसको समझते हैं। फिर होता है कि सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स आर की फीचर, ये मल्टीपल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करती है, यानी हम पेरेंट्स के अलग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं और चाइल्ड की अलग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग मोस्ट नॉनसेंस इज़ इम्पोर्टेंट ओनली फॉर कस्टम कंट्रोल ऑथर्स, ये वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी ऑथर किसी चीज़ को कस्टम कंट्रोल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। कस्टम किस तरह कंट्रोल होगा कि हमने अपनी तरफ से कोड दिया हुआ होगा। ठीक है, हाउ और व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर वर्क इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि हम उसके अगर बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी बटन का टैग यूज़ करते हैं तो वो हाइट विड्थ C# या WPF की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्ट इन ही होंगी उस बटन की, कि हम अगर हाइट विड्थ उसकी ना दें तो भी हमारे पास एक बटन जनरेट होगा। ठीक है, और अगर उसकी हाइट विड्थ दें तो वो हमारी क्या होंगी, वो यूज़र की खुद से दी हुई प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो ऑथर के कंट्रोल होंगे, कस्टम कंट्रोल जिसको हम कहते हैं।
फिर ये सी शार्प में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं कि सी शार्प में हम किस तरह डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ डॉट रजिस्टर के नेम से। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। वो ये चीज़ यानी ये मेथड लगा के हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कमेंट में कि एक बटन के ऊपर हम रजिस्टर करें उस प्रॉपर्टीज़ को। पहली जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी वो डिफ़ॉल्ट बटन की प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, बाद में हमने डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी लगा के उसको क्या कर दिया, कस्टम प्रॉपर्टी दे दिया। सही है। तो कस्टम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे जो हमने कोड लिखा हुआ होगा कि उसकी टाइप ऑफ हमने उसको बूलियन कर दी। बूलियन का क्या मतलब होता है, ट्रू फॉल। ट्रू फॉल किस तरह होगा कि वाकई जो हम WPF में हमने बटन बनाया है वो बटन अगर हमारे पास वैलिड है यानी अवेलेबल है कि जिस बटन के ऊपर हम प्रॉपर्टीज़ को लगा रहे हैं, तो बूलियन यहाँ पे हमारा ट्रू होगा कि वो बटन आपका यहाँ पे है पड़ा। आप देख लें कि समझ लें कि इस हेल्प वाले बटन के ऊपर हम सी शार्प की मदद से डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, तो वो इस टाइप ऑफ बूल हमारे पास क्या करेगा, वो दिखेगा कि जिस बटन पे ये प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं वो बटन है या नहीं। ठीक है, हमारे कोड में गड़बड़ हो जाती है WPF में, हम एक लेस देन वाला साइन नहीं देते या ग्रेटर देन वाला साइन नहीं देते तो पूरा का पूरा हमारा कोड वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से वो पहले चेक करेगा सी शार्प का कोड। ठीक है, टाइप ऑफ बूल लगा के कि वाकई में जो चीज़ जिस चीज़ पे हम वर्क काम करना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो हमारी डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगेंगी, और अगर ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स का क्या मतलब है कि वो बटन हमारे पास है ही नहीं, तो ये वाला सारा कोड जो नीचे वाला है, ये रैपर वाला कोड, ये हमारे पास रन नहीं होगा। ठीक है, dependencies properties are represented by system.windows.dependency property। अब जो सेकंड क्विज़ हमने किया है ये ऑलमोस्ट हर किसी का ये क्विज़ आया है कि डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस कोड की मदद से हम उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय कन्वेंशन पब्लिक स्टैटिक एंड प्रॉपर्टी सफिक्स आर यूज्ड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वो चीज़ होती है जो यूज़र कस्टम पे दे दे। ठीक है, यानी हम अगर देखें कोड में तो ये .style.css वाली एक फ़ाइल होती है हमारे पास, वो स्टैटिक फाइल्स कहलाती है कि जिसमें यूज़र ने अपना कस्टम कोड देना होता है इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हम स्टैटिक फाइल भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब देखें डिपेंडेंसीज कस्टम प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास टूल होना चाहिए। टूल क्या होगा कि उस पर वो टूल, जैसे हमारा VS कोड है, ये भी एक टूल है कि जिसमें वो कोड लिखा जा सके, और दूसरा वो है कि जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ लोड हो सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो VS कोड है वो उसको लोकलाइज़ भी करता है, लोकलाइजेशन वाला टूल है। ठीक है, और बाद में वो हमें इम्प्लीमेंट करवा के XAML को लोड करके वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट भी करवाता है। ठीक है, यू कैन पास मेटा डेटा दैट कस्टमाइज हाउ द प्रॉपर्टीज इट ट्रीटेड बाय WPF। अब कई जगह पे ऐसा होता है जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी हुई होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे वर्क नहीं कर रही होती। अब देख लें, मैं VL स्टूडियो 2022 पे काम करता हूँ, तो VL स्टूडियो 2022 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो VL स्टूडियो 2010 में नहीं है, या 2009 वाले में, 11 वाले में नहीं है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड वहाँ पे हमें यूज़ करवाने के लिए एक मेटा डेटा देना पड़ता है। मेटा डेटा यहाँ पे इसलिए यूज़ होता है कि वो प्रॉपर्टीज़, अब देख ले यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टीज़ लगाई है कि इसकी टाइप ऑफ बूल है। ठीक है, अब 2009 वाले में ये टाइप ऑफ बूल काम नहीं करते, तो इसके रिलेटेड हमने उसका और मेटा डेटा देना पड़ता है। मेटा डेटा हमें क्या करेगा कि जब कोई और प्रॉपर्टीज़ अमल में नहीं आ सकेंगी तो वही मेटा डेटा को देख के वो जो हमारा बटन होगा या जिस चीज़ पे कैनवास होगा या स्प्लैश स्क्रीन होगी, जिस पे भी हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होंगी, वो मेटा डेटा की मदद से हमारी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत अप्लाई कर देगा। सही है। इट हेल्प्स सेटिंग फ्राम XML एंड इज़ नेचुरल। ठीक है, तो वो क्या करता है, XML से हमारा कोड लेके वहाँ पे जो भी हमने कोड बनाया होगा या स्क्रीन बनाई होगी उस पे वो उस डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करवा देगा। अगर उस कोड को जो हमने लिखा है वो नहीं कोई आपने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया आपके VL स्टूडियो ने, ठीक है, तो फिर हमने जो गेट वैल्यू और सेट वैल्यू ली थी, यानी यूज़र से जो हमने वैल्यूज़ लेनी होती हैं उन वैल्यूज़ की मदद से वो हमारा डेटा को सेट कर देगा। ठीक है,
अब ये जो गेट वैल्यू और सेट वैल्यूज़ होते हैं वो सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वो होते हैं। एक तो होती हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि हमने उनकी स्टाइलिंग वगैरह यूज़ करना है, यानी उनको एनिमेट करना है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो बटन है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इस पे जो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करते हैं, यानी इसको कलरिंग वगैरह करते हैं, इसका डिज़ाइन करते हैं, इसकी वो प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ में ये फ़र्क है। और जो भी डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ हम लगाते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी आपकी इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हो रही तो फिर वो क्या करेगा, तो बिल्ट इन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑब्जेक्ट की वो लेगा, ठीक है। अब एक बटन है, उसकी हाइट हमने सेट कर दी, उसकी विड्थ हमने सेट कर ली। अब दूसरे कंपाइलर में उसकी वो हाइट को नहीं ले पा रहा, उसकी विड्थ को नहीं ले पा रहा, कुछ की रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती कि वो उसकी हाइट और वेट को ले सके, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो उसकी जो बिल्ट इन हाइट और विड्थ होगी उसको सेट करवा देगा, सही है। अगर हमने 30% दी है विड्थ तो वो 30% नहीं देगा, बल्कि वो देखेगा कि हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हैं, जैसे बैक एंड का कोड होता है हर फाइल का, उस बैक एंड के कोड को देखेगा कि इसका बिल्ट इन कोड क्या है बटन का, सही है। तो वो उस वाली प्रॉपर्टीज़ को लेगा। वो भी हमारे पास डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी बिल्ट इन होती हैं। समटाइम हमें क्या, हम जल्दी में होते हैं, हमें बटन को स्टाइलिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद से स्टाइल हो जाता है। वो कैसे स्टाइल हो जाता है कि एक हमने बटन बनाया, बस उसमें उसका कंटेंट लिख दिया, उसकी हम ना हाइट लिखते हैं, ना विड्थ लिखते हैं, ना मार्जिन लिखते हैं, ठीक है, फिर भी हमारे पास वो बटन बन जाता है। Visual Studio has a snipset called row.dp that automatically expands into a definition of dependency property। तो ये हमारे पास MCQs में आता है जिसमें रोप डीपी नहीं लिखा हुआ होता, ये खाली जगह में आता है, ठीक है। कि MCQs में यहाँ पे क्या आएगा तो ये आपने देख लेना है। विच मेक्स डेफिनेशन वन मच फास्टर दैन डूइंग ऑल द टाइप योरसेल्फ। तो विजुअल स्टूडियो में हमें जो ये प्रॉपर्टी है रोप डीपी, ये क्या करता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी से ज़्यादा फास्ट है, यानी हमारे बटन को एनिमेट करने में ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर देख लें यहाँ पे तो एक बटन बनाया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाया है कि माउस एंटर, और यहाँ पे जो है माउस अंडरस्कोर एंटर हमारा एक मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम माउस पे एंटर करेंगे वो इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करवा रहे हैं कि मिनिमम विड्थ उसकी ये है, मार्जिन उसका ये हो जाए, यानी वो बेसिकली इसको एनिमेट करवा रहे हैं बटन को, ठीक है। ये क्लास ख़त्म हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ कि एनिमेट किस तरह होता है। तो ये C# पे उन्होंने कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं कि अगर हम इस बटन पे थोड़ा सा कर्सर ऐसे ले जाएं तो वो बटन हमारे पास एक्सपेंड होगा, ठीक है। जब बटन से हम लीव करेंगे माउस तक फिर वो अपनी असल शेप में वापस आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टी है, ये उसको हमारे पास इम्प्लीमेंट हो के आई हैं, यानी कुछ इनहेरिटेंस से भी आई होंगी, वो हम आगे देखें इनहेरिटेंस का भी। अब डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ हम WPF में भी लिख सकते हैं, C# में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो WPF में प्रॉपर्टीज़ वो इस तरह लिखी हुई हैं। अगर हम इसको C# में लिखें तो वो किस तरह लिखेंगे, देखिए अब C# में इसको अगर डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को हम लिखें तो यहाँ पे हमने क्या करवाया है, बटन अंडरस्कोर माउस एंटर उसका कोड लिखा है, यानी इस वाले मेथड का C# में। तो क्या करवाता है, वो कहता है कि बटन उसका नेम ले लो बी सेंड एज, ये सेंडर एज बटन, ठीक है। ये सेंडर एज हम क्यों लिखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसको वो ले के जाए। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है एफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नल। अब बी क्या है हमारे पास, बी बेसिकली वही बटन है, और यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि वाकई में वो बटन हमारा है या नहीं, यानी जिस बटन पे हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है वो वाला बटन अगर है तो उसका क्या कर दो, जब उस पर माउस आए यानी माउस एंटर हो तो उसका b.foreground इज इक्वल टू ब्रशेस डॉट ब्लू, यानी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वो माउस लीव पे कर रहा है कि अगर वो उस पर माउस लीव कर जाए तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर दो, सही है। तो ये क्या है, ये C# की मदद से हम उसका बैकग्राउंड कलर चूज़ कर रहे हैं कि अगर माउस उस पर ऐसे हावर करे, जिस तरह ये हावर करता है तो ये ब्लैक हो जाता है,
अब इस पर ये हम हावर नहीं करते तो इस पर वो बेसिकली अपनी असल शेप में आ जाता है। तो इस तरह भी हमने ये जो बटन लिखा हुआ है C# का कोड लिखा हुआ है तो वो भी यही है कि इस बटन पे अगर ले जाओ तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और इस पर जब लीव करो तो इसका बैकग्राउंड कलर वैसे का वैसा हो जाए जो वैसे पहले बिल्ट इन था। अब XAML के ज़रिए हम यही प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को कैसे कर सकते हैं, हम ट्रिगर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसमें कहते हैं कि जब इस पर माउस आ जाए, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या करना है, ब्लू। अब देखिए XAML में हमारी जस्ट एक प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है और उस प्रॉपर्टीज़ की मदद यानी 2 लाइनें हमारे कोड की यूज़ हुई हैं, उसकी मदद से हम उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं कि अब जब उस पर माउस हावर करे। सही है। अब C# में ये कोड लेंथी हो जाता है, इसलिए हम जो प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन वाली होती है वो XAML के ज़रिए ही करते हैं। ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट रिवर्टिंग बट कैन नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली टू बटन एलिमेंट्स। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस पर वो जब हावर नहीं करेगा तो वो अपनी असल हालत में बटन वापस आ जाएगा, तो इसके ज़रिए आपने वरी नहीं होना। अब देखें ये और कोड है और इसमें हमने उस स्टाइलिंग को एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है। अब एक कोड को लिखने के बहुत सारा के तरीके होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये मैंने एग्जांपल भी हमने देखी थी लेक्चर नंबर 15 के शुरू में कि एक कोड को हम किस तरह, एक बटन को हम किस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन उन्होंने बनाया है, उसकी विड्थ उन्होंने 75 कर दी है, मार्जिन उसका 10 कर दिया है। ठीक है। फिर उस पर एक और टैग यूज़ किया है बटन डॉट स्टाइल का कि हम अब बटन को क्या कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं। फिर स्टाइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। यहाँ पर उन्होंने की वैल्यू यूज़ की है, ठीक है, ये वाली। तो बाकी बाद में वो जितने भी बटन पे बनाएंगे तो जस्ट उसकी की को असाइन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रिगर वाली प्रॉपर्टीज़ लगा दी है उन्होंने कि जब इज़ माउस ओवर उसके ऊपर माउस आ जाए तो उसका फोरग्राउंड क्या कर दो, ब्लू कर दो। सही है। फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनहेरिटेंस के ज़रिए वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने एक पैनल बनाया है जो ऊपर हमने देखा है एक विंडो में, उन विंडोज़ के ज़रिए वो उसकी हाइट विड्थ सेट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम ये हाइट और विड्थ ना लिखें, ठीक है, मिन हाइट मिन विड्थ ये ना लिखें हम, तो क्या फिर भी हमारा बटन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि WPF के पास बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको ये बावर कराती हैं कि ये वाला जो बटन बस टैग के ज़रिए उसको पता चल जाता है कि बटन है। ठीक है। तो इस तरह से वो हमारा बटन बन जाता है। ये नहीं कि हर बार हमने उसकी हाइट और विड्थ को देखना पड़ता है या उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। अगर हम हाइट विड्थ ना भी दें तो भी हमारा वो बटन बन जाएगा। ये हम हाइट और विड्थ स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो कोड हो या फिर हमारी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्क्रीन हो वो यूज़र को अट्रैक्ट करे। अगर वो बटन पे हावर कराए तो उसका माउस या कर्सर उस पर हावर करे तो हमारे बटन का कलर चेंज हो जाए। ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि यूज़र फिर भी हमारी वेबसाइट पे आता है कि इसकी वेबसाइट एनिमेट हो रही है, उसके कुछ फंक्शन हमारे पसंद आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद है इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट स्टेटस बार। देखें अब उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली मैं आपको सारे का सारा कोड बता देता हूँ। ये वही कोड है जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने इस कोड को लिखना है, यानी उसके जैसे ही बनाना है। एक स्टैक पैनल उन्होंने बना लिया। स्टैक पैनल क्या होता है कि एक उन्होंने एरिया कवर कर लिया कि इस एरिया में हमने इसके अंदर रह के काम करना है। ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक जो बना हुआ है, ये एरिया है हमारा, स्टैक पैनल है कि इस एरिया के अंदर हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एज काम करेगा। ठीक है। फिर उन्होंने एक लेबल बना दिया। लेबल में उसका जो कलर रख दिया, फ़ॉन्ट वेट रख दिया, वो बोल्ड रख दिया। फिर उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 रख दिया। ठीक है। और उसकी जो फोरग्राउंड कलर यानी बैकग्राउंड कलर है वो उसका वाइट रख दिया। ठीक है। फिर उस पर उस लेबल के अंदर उसने क्या लिख दिया, WPF फॉर अनलीज्ड। ठीक है। ये एक टेक्स्ट लिख दिया। फिर दूसरा लेबल बनाया, उस लेबल पे उसने ना कोई फ़ॉन्ट वेट दिया, ना फ़ॉन्ट साइज़ दिया, ना उसका फोरग्राउंड दिया। ठीक है। फिर एक और लेबल बनाया, उस लेबल पे उसने इंस्टॉल्ड चैप्टर बनाया। फिर उस लेबल के अंदर उसने क्या किया, उसने एक चाइल्ड एलिमेंट्स बनाया लिस्ट की मदद से। फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लिख दिया। फिर एक और स्टैक पैनल बनाया। उस स्टैक पैनल में उसने क्या किया कि 2 बटन बनाए और उनको अलाइनमेंट उनकी दे दी। सेंटर में वो होंगे और हॉरिजेंटल होगी उनकी अलाइनमेंट, यानी एक यहाँ होगा और एक यहाँ, एक ही लाइन में होंगे वो। ठीक है। और फिर एक लास्ट में उसने स्टेटस बार बनाया जिसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया और उसको एंड कर दिया। अब यहाँ पे वो दिखाना क्या चाह रहा है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो देखें, यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया।
ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या किया, उसने एक स्टैक पैनल बनाया था, स्टैक पैनल का बैकग्राउंड कलर उसने रेड कर दिया था। फिर उसने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब फिर और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसमें कुछ और टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको उसने जो प्रॉपर्टीज़ दी, उसने क्या कहा कि इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो हमारे पास अपना वाइट में आना चाहिए, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसका जो फोरग्राउंड कलर हमारे पास उसने वाइट कर दिया। अब देखें, ये भी हमारा एलिमेंट है, ये भी हमारा एलिमेंट है, और नीचे वाला लेबल भी हमारा एलिमेंट है। तीन तरह के हमारे पास लेबल यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इसको पेरेंट कह लें और इनको चाइल्ड कह लें तो भी सही है हमारे पास। ठीक है, अब पेरेंट के ऊपर हमने डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करवा दिया। ये सिर्फ हमने पेरेंट के ऊपर ही अप्लाई करवाया है और ये चाइल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं करवाई, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी पेरेंट के ऊपर ही आ रही हैं, वो हमारे चाइल्ड के ऊपर नहीं आ रही हैं। अगर चाइल्ड के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता तो यहाँ पे क्या होता था कि इनका भी बैकग्राउंड कलर या इनका जो कलर था वो भी इस तरह ये येलो हुआ पड़ा है, बेसिकली वाइट होना चाहिए, तो वाइट हो जाता यहाँ पे। फिर इंस्टॉल चैप्टर ये भी वाइट हो जाता। ठीक है, फिर इस तरह से उन्होंने एक और बैकग्राउंड कलर उसका वाइट कर दिया था, एक और ये एक लिस्ट बॉक्स आइटम बना के। ठीक है, फिर बाद में उसने दो बटन बनाए, और दो बटन बनाने के बाद उसने क्या किया, उनकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेंड कर दी और उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल कर दी। ठीक है, तो उन बटन को भी बनाया। अब उसने उनकी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, लेकिन उनका बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास वाइट में आ गया। ठीक है, तो ये बिल्ट इन कलर था उसका, यानी हमारे जो कोड को और प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़, तो उसने क्या किया, तो उसने बिल्ट इन वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यूज़ कर ली। सही है। तो वो कह रहा है कि ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे स्टेटस बार को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। नॉट एवरी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ पार्टिसिपेट्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट कर रही है। वो क्या कर रही है कि वो जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, उसको वो इनहेरिट कर रहा है कि सब का उसने फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दिया, सब लेबल का फ़ॉन्ट साइज वो 20 कर दिया। ठीक है, तो अब देखें तो सबका फ़ॉन्ट साइज़ 20 हुआ पड़ा है, यानी ये जितना बड़ा है ये भी उतना बड़ा है, फिर चैप्टर का भी, ये चैप्टर 2 का भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ वो इनहेरिट कर गई, यानी ऊपर जो पेरेंट में दी थी वो चाइल्ड में भी आ गई। फिर WPF contains powerful mechanism that independently attempt to set the value of dependencies properties। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं। वो प्रोवाइडर्स हमारे पास बेसिकली 5 किस्म के प्रोवाइडर्स हैं, वो हम डिटेल से देखते हैं इस बुक से। इस बुक में अगर आप सर्च कर लें डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ का पूरा चैप्टर आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे हैंड आउट्स हैं वो इसी चैप्टर में से ही लिखे हुए हैं, तो आप इसको ज़्यादा तवज्जो से रीड करें। देखिए, वही का वही हमारे पास यहाँ पे कोड आ गया है सब कुछ। और ये थी जो कल हमने स्किप कर दी थी, हमें नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे, आपने यहाँ से देख लेना है। हमने डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को देखना है। अब ये हमारी डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टी हैं, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में कि चेंज नोटिफिकेशन किस तरह होता है। ठीक है, जब वो माउस एंटर करता है तो उस पर उसका जो कलर हो जाता है वो और हो जाता है, और जब माउस लीव करता है तो उसका कलर कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो इसी बुक से उठाया गया है बेसिकली, हमारे पूरे हैंड आउट्स का कोड वगैरह आप देख लें, तो इसको आप ध्यान से रीड करें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। फिर ये वैल्यू इनहेरिटेंस, ये उसके की फ़ीचर थे, एक था चेंज नोटिफिकेशन, फिर वैल्यू इनहेरिटेंस था हमारे पास, फिर हमारे पास था मल्टीपल प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब उन प्रोवाइडर्स को हम देखते हैं कि सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स। अब मल्टीपल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं या 5 स्टेप्स कह लें आप। सबसे पहले हमने उसकी बेस वैल्यू को डिटरमाइन करवाना होता है, फिर हमने उसको इवेल्युएट करवाना होता है, फिर अप्लाई एनिमेशन, फिर कोर्स, और फिर वैलिडेट। इनमें से आप देख लें बेस वैल्यू को हम किस तरह डिटरमाइन करवा सकेंगे। ठीक है, अब हमने एक बटन है उसको ले लिया,
ठीक है। अब उस पे हमने कुछ वैल्यूज़ अप्लाई कर दी या डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है। हम उसके पहले देखते हैं कि पेरेंट अगर वो बटन किसी स्टैक पैनल में है तो उसके पेरेंट का कोड देखते हैं कि हाँ जी इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है वो किस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी डिटरमाइन करवाना होता है, जो बेसिकली उसके पेरेंट का कोड होगा वो हमारे पास उसकी बेस वैल्यू होगी कि इसकी बेस वैल्यू क्या है कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इतना है, 20 है, 30 है, 40 है, या जिस तरह से भी है। अब डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ के जो की फ़ीचर थे उसमें थर्ड हमारे पास था मल्टीपल प्रोवाइडर्स, कि अगर पेरेंट्स पे कोई और प्रॉपर्टीज़ लगी हों, चाइल्ड पे कोई और, तो वो भी वो हमारा जो XAML का कोड है वो उसको फैच कर लेता है, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोवाइडर्स के लिए हमारे पास 5 तरह के स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास है डिटरमाइन बेस वैल्यू, कि हमने उसकी बेस वैल्यू को देखना है, उसकी बेस वैल्यू किस तरह है। हमने बेसिकली कोड के अंदर नहीं देखना कि हम जैसे आते हैं तो हम यहाँ से रीड करना शुरू कर देते हैं कोड को, इस तरह से नहीं, हम शुरू से देखते हैं कोड को कि हाँ जी ये जो लिखा हुआ है कोड ये किसी का चाइल्ड तो नहीं है, इसका पेरेंट कौन है। ये नहीं आप देख लें कि बाज़ार में कोई एक बच्चा फिर रहा हो तो आप क्या कहते हैं, आप उसी को ये ना समझ लें कि ये यतीम है या ये कुछ है या ये अकेला है। आप उसकी पहले इन्फॉर्मेशन लें कि हाँ जी ये किसका बच्चा है, इसका पेरेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो हम कोड को इसी तरह लेते हैं कि इसके पेरेंट कौन है, उसकी बेस वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं, पेरेंट्स की डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि आया कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी चाइल्ड पे अप्लाई हो सकती हैं या नहीं। अगर अप्लाई नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं, हम फिर चाइल्ड की और प्रॉपर्टीज़ लिख के अप्लाई करवा लेते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास स्टेप होता है, दूसरा होता है इवेल्युएट का, कि हम उसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या वो WPF में उसका कोड लिखें कि वो इवेल्युएट हो सकता है या नहीं, या फिर हमें C# का अलग से कोड देखना होता है। एक हमारे पास आगे टॉपिक आएगा डेटा बाइंडिंग का, ठीक है, कि बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। इसको एक्सप्लेन से हम उसी तरह पढ़ेंगे, तकरीबन लेक्चर नंबर 30 में होगा ये, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद एनिमेशन को अप्लाई करना होता है। एनिमेशन किस तरह से होगी कि उसका फ़ॉन्ट की हाइट की विड्थ की वो चेंजिंग कर दिया हमने, फिर हमने उसका कलर वगैरह चेंज कर दिया, फोरग्राउंड चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। ये उसके ऊपर एनिमेशन हो गई, जिस तरह हमने दिखाया माउस को एंटर करने पे क्या होगा, माउस को लीव करने पे क्या होगा। फिर हमारे पास आता है कोर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमने उसकी मैक्स विड्थ क्या रखनी है, उसकी लेस विड्थ क्या रखनी है, ठीक है, मिन विड्थ जिसको कहते हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी डेलीगेट्स किस तरह अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। फिर हो जाता है वैलिडेशन, फिर बाद में ये सब चीज़ें लगा के हम उसको वैलिडेट कर देते हैं। फिर बाद में चेक करते हैं कि हाँ जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उस बटन पे लग सकती हैं या नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं वैलिडेट का। सही है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये आपने यहाँ से भी रीड कर लेना है और यहाँ से भी रीड कर लेना है, जिससे आप मर्ज़ी रीड कर लें। ये वही हैं, और ये जो कोड लिखा हुआ है ये कल का आपकी जो असाइनमेंट थी ये उसी का कोड है, कि उसमें उसने विड्थ हाइट मार्जिन सब इसमें लेके चल गया आगे से। कल हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोड को हमने रन कैसे करवाना है, ठीक है।